जी IAS 16 कल आप लोगों ने शुरू करा दिया हुआ था, जिसके अंदर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। रिकग्निशन क्राइटेरिया, इनिशियल मेजरमेंट, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। आपका ने कहा था आज पहले हम उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर आगे मजीद स्टैंडर्ड के कुछ पॉइंट्स चेक करेंगे। तो अभी मैंने आपको ग्रुप में ना क्वेश्चन शेयर कराए हैं इसके पास पेपर के, जरा वो निकाल लें। इसका जरा क्वेश्चन 1 देखिएगा। कह रहा है अमार is a manufacturer of personal product and has factories in 2 different cities. On 1st November 2011, he bought a new state-of-art plant from Crown Incorporation, USA. कह रहा है आप लोग जो है ना मैन्युफैक्चरर हो, पर्सनल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हो, तो कह रहे हैं आप लोगों ने एक नया प्लांट खरीदा है। The invoice value of the plant was 250 million, और उसकी वैल्यू जो है इनवॉइस प्राइस जो है वो 250 मिलियन है, तो परचेज प्राइस होगी इसकी। कह रहा है अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स। कह रहा है इंपोर्ट करने पे ना ये खर्चा आया आपका। आपको याद होगा कल हमने कहा था इंपोर्ट ड्यूटीज एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड हुआ करती हैं। अच्छा, कौन से टैक्सेस ऐड नहीं होते? हाँ जी, जो रिफंडेबल टैक्स होते हैं वो ऐड नहीं होते, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट में क्या बता रहा है। कह रहे हैं LC ओपनिंग चार्जेस। LC स्टैंड्स फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। देखें, मैंने यूके से मशीनरी मंगवानी है, £1,00,000 की है। मेरे ज़हन में ये डर है कि ये ना मैं यहां से पैसे भेज दूं, वहां से मशीनरी ना आए, फिर कौन यूके जाएगा कलेक्शन करने। मैंने उस बंदे को कहा तुम पहले मशीनरी भेजो, फिर मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। अब वो भी तो बिजनेसमैन है, उसके ज़हन में क्या चल रहा होगा? हाँ, कि मशीनरी चली गई, कल को उसने पैसे ना दिए तो पाकिस्तान कौन आएगा कलेक्शन करने। तो हम दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल फ्रॉड इजीली कर सकते हैं। तो फिर इस तरह तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हुई ना। तो होता क्या है, हम बैंक्स को इन्वॉल्व करते हैं, बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट होता है, बैंक को रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट कर रही होती है, वो इस तरह फ्रॉड नहीं करते। होगा क्या, मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा कि यार मैंने यूके से एक मशीनरी इंपोर्ट करनी £1,00,000 की, आप बैंक को यानी उस सप्लायर के बैंक को एश्योरेंस दे दो, गारंटी दे दो कि आप उसको पैसे दोगे। अब मेरे बैंक को क्या जरूरत है इतना रिस्क लेने की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो मुझे कहेगा पहले £1,00,000 निकालो, मैं उसको £1,00,000 पकड़ाऊंगा, ताकि अब उसको ये तो कंफर्म हो गया ना कि पैसे तो आ गए मेरे पास। फिर वो कहेगा फीस भी निकालो मेरी, मैं उसकी फीस भी उसको दूंगा। देन वो उस सप्लायर के बैंक को लेटर लिख देगा कि यार आप लोग चीजें भेजें, जो पैसे हैं वो मैं आपको दूंगा। अब बैंक के ऊपर तो ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो उसका बैंक क्या है, उसके सप्लायर को यानी कहेगा कि यार आप चीजें पैक कराओ, शिपमेंट भेजो, उसके कागज आप मुझे दे देना। वो दूसरे शिपमेंट भेज के उसके जो डॉक्यूमेंट है जिनको दिखा के चीजें मिलनी पाकिस्तान में, वो दे देगा अपने बैंक को। उसका बैंक वो डॉक्यूमेंट भेज देगा पाकिस्तान में मेरे बैंक को, ठीक है। अब जब चीजें यहां पे पहुंचेंगी तो आमतौर पर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव भी कई दफा आपके साथ चला जाता है कि वो आपको कहेगा जी चीजें रिसीव करो, आपने चीजें रिसीव की, देन वो कहेगा चेक कर लो वही है जो आपने मंगवाई थी। उसके बाद फिर वो बैंक उनको पेमेंट कर देता है। तो इस तरह ना एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये जो एक बैंक दूसरे को अंडरटेकिंग दे रहा है, इसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अगर ये लेटर ऑफ क्रेडिट ना हो तो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती? नहीं। तो इसका मतलब ये एक आपका इंपोर्ट से रिलेटेड खर्चा है, ये कॉस्ट में ऐड होगा। इंपोर्ट ड्यूटीज ये भी आ जाएगा जी जी। अच्छा, अच्छा उसका कह रहा है सेल टैक्स पेड बट रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट। कह रहे सेल टैक्स पे किया, लेकिन जब मैं चीजें बना के बेचूंगा तो उस वक्त कलेक्शन भी कर लूंगा। तो ये कौन सा भी टैक्स हो गया? ये तो रिफंडेबल हो गया।
मतलब वक्ती तौर पे कहता है मैं दूंगा, बाद में मैं काट लूंगा, तो ये तो रिफंड हो गया। तो क्या ये कॉस्ट में ऐड होता है? नहीं, इसको छोड़ देंगे। क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, अब जब पोर्ट पे चीजें पहुंचेंगी वहां से क्लियरिंग करानी पड़ेगी, वहां पे भी खर्चा, फिर वहां से अपनी फैक्ट्री तक लेके आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आपको होता है ये भी कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाए करती हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहे कॉस्ट इंकर्ड ऑन साइट प्रिपरेशन, कह रहे अब जब मशीनरी पहुंच गई उसकी इंस्टॉलेशन के लिए हमें साइट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, कह रहे उस पर ये खर्चे आने हैं। तो आपको याद होगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमने कहा था ना कैपिटलाइज होती है, तो ये जो साइट प्रिपरेशन है दैट इज इंस्टॉलेशन, पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। देखें क्या बताता है, कह रहे अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट, कह रहे कंसल्टेंट को पैसे दिए, मसलन हो सकता है ना कोई बड़ी मशीनरी के लिए स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन के लिए कोई गाइडलाइंस हो, उसके लिए हमने एक्सपर्ट हायर किया कि यार तुम कंसल्टेंट हो, तुम गाइड करो तो हम लोग वैसे इंस्टॉल कराएं। अच्छा, कह रहे सिविल एंड इलेक्ट्रिक वर्क, ये भी आ जाएगा। आपका ने कहा था ना वैसे सिविल और इलेक्ट्रिक वर्क बज़ाहिर बिल्डिंग का पार्ट होता है, लेकिन अगर इंस्टॉलेशन की वजह से लगे तो मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, यानी इसमें आगे सॉरी अगला पॉइंट कह रहे द अबव इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग, कह रहे जो ऊपर फिगर है ना इसमें कोई एक कंपोनेंट, कोई एक पार्ट इक्विपमेंट का शामिल है जो मिस हैंडलिंग की वजह से डैमेज हुआ था, हमें उसको बदलना पड़ा। अच्छा, एक चीज डैमेज हो गई तो क्या उससे इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो आना है? नहीं। तो आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा होता है कि जो एबनॉर्मल वेस्ट जो मटेरियल होती है, एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते होते। तो ये तो आपका एक किस्म का लॉस हो गया ना, तो क्या इसको कॉस्ट में डलना चाहिए? नहीं। वो कह रहा है मैंने ऊपर वाली फिगर में शामिल किया हुआ था, तो फिर अब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ये ना कहता ऊपर वाली में शामिल किया हुआ है तो इग्नोर कर देते। नेक्स्ट नंबर थर्ड कह रहा है प्लांट वाज रिसीव्ड एट साइट ऑन 1 फरवरी 2012, कह रहा है फरवरी को साइट पे प्लांट पहुंच गया। द इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 3 months टाइम एट अ कॉस्ट ऑफ 6 million, कह रहा है 6 million का खर्चा आया और सक्सेसफुली हमने इसकी इंस्टॉलेशन टेस्टिंग सब कुछ कर डाली। टेस्टिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है कि नहीं? होती है। हाँ, हमने ये कहा था कि अगर कोई सैंपल बेच के रेवेन्यू आ जाए तो वो माइनस कर लिया करो। कह रहे 3 महीने लगे, प्लांट साइट पे कब पहुंचा? 1 फरवरी को, तो 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 मई को प्लांट रेडी फॉर यूज हो गया था। डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन के लिए क्या रूल पड़ा हुआ है? कब से डेप्रिसिएशन लेनी शुरू करते हैं? जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। वो कब हुआ है? 1 मई को, ठीक है। 3 महीने उसने कहा नहीं इंस्टॉलेशन और फिर टेस्टिंग पे लगे, तो उसका रेडी फॉर यूज कब था? 1 मई को। तो डेप्रिसिएशन लेनी शुरू कब से करेंगे? 1 मई से। अच्छा, आगे क्या हुआ? कह रहे एट अ कॉस्ट ऑफ 6 million, कह रहे 6 million टेस्टिंग का खर्चा है, कैपिटलाइज हो जाएगा। कह रहे द नेट सेल प्रोसीड फ्रॉम टेस्ट प्रोडक्शन वर 1.2 million, लेकिन कह रहे बाद में वो सैंपल 1.2 के बिक भी गए, तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है। तो या तो 6 ऐड करके 1.2 लेस कर लो, या दूसरा तरीका क्या 4.8 ऐड कर लो। नेक्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस फ्रॉम 1 मई, कह रहा 1 मई से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई। अच्छा, अगर कभी एग्जामिनर कहता 1 जुलाई से शुरू हुई, डेप्रिसिएशन लेनी कब से शुरू करनी थी? वो फिर भी मई से ही करनी थी, ठीक है। कह रहे कि 1 मई 2012 ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एडमिन एंड जनरल एक्सपेंस इंक्रीज 1 million एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड। कह रहे जिस दौरान इंस्टॉलेशन होती रही उस दौरान मेरी एडमिन कॉस्ट 1 million बढ़ गई। तो कौन सी एडमिन कॉस्ट है जो इंस्टॉलेशन के दौरान ही बढ़ी और जब इंस्टॉलेशन होगी तो खत्म होगी? हाँ, इसका ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी जो इसी काम की वजह से लग रही होगी। तो अगर इंस्टॉलेशन की वजह से कोई खर्चा हो रहा है तो क्या उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं या नहीं करते हैं? ये ऐड होगा, ठीक है। ये बुक के सॉल्यूशन में एरर है, उसने ऐड नहीं किया होगा कि जी जर्नल ओवरहेड है,
लेकिन उसने बताया भी तो है कि इसी काम की वजह से लगा है, इस काम के दौरान बढ़ा है। मतलब देखिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 2 लाख आती महीने की, मैं एक मशीनरी लगवा रहा था, उसकी वजह से मैंने अपने किसी इंप्लॉय को कहा यार तुम जाके ना वो भी चेक किया करो। उसने कहा जिस काम के मैं 20,000 एक्स्ट्रा लूंगा, मैंने कहा दे दूंगा। अब मेरी कॉस्ट होगी 2,20,000। जब इंस्टॉलेशन खत्म होगी क्या फिर भी उसको 20,000 देता रहूंगा? नहीं। तो इसका मतलब ये 20,000 इंस्टॉलेशन का खर्चा है, ये कॉस्ट में डलेगा। इसे कहते हैं एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ठीक है, तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं वो ऐड होती हैं। ठीक है, आगे कह रहे सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर 2,50,000 पर मंथ, ही कंट्रीब्यूटेड 30% ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द इंस्टॉलेशन। कह रहा है हमारा सुपरवाइजर है, उसकी सैलरी है 2.5 लाख। कह रहा है उसने अपने टाइम का 30% इंस्टॉलेशन पे खर्च किया। देखिए 30% इंस्टॉलेशन पे उसने टाइम लगाया, अगर ना लगाता क्या उसने तनख्वाह कम कर देनी थी? तनख्वाह तो उसने तभी उतनी लेनी थी। तो क्या इंस्टॉलेशन की वजह से कोई एक्स्ट्रा सुपरवाइजरी कॉस्ट आई? नहीं। तो ये इररेलेवेंट, ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में एरर है, उसने इसको ऐड किया हुआ 30% को। तो सॉल्यूशन के बराबर लाने के लिए कॉन्सेप्ट ना गलत कर लीजिएगा, वो सॉल्यूशन में एरर है। ठीक है, तो अगर आप आईकैप का ओरिजिनल सॉल्यूशन देखोगे ना, उसने ठीक किया हुआ है, यानी जैसे मैंने आपको बताया उसने वैसे किया हुआ है। लेकिन ये पहले एक बुक ने ऐसी गलती की, वो फिर अक्सर ये होता है बुक को देख के अपनी बुक कंपाइल कर लेते हैं, उसने जो किया वो मैंने भी कर दिया, वो फिर आगे 3-4 बुक्स हैं सबके अंदर ये गलती हुई है। लेकिन आप लोगों ने जो सही ट्रीटमेंट है वही करनी है। तो इसलिए सैलरी जो उसने कहा 30% ये नहीं डलेगी, ऊपर जो उसने कहा था एडमिन कॉस्ट बढ़ गई थी वो डलेगी। आगे स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट 0.25 मिलियन। कह रहे स्टाफ की ट्रेनिंग करानी पड़ी, उस पर हमारा खर्चा आया। अच्छा, अब हमारे ना सिलेबस में है IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे। IS 38 कहता है ये जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज होता है इसको आप एसेट के तौर पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते। मतलब जो आप इंप्लॉइज की ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, फर्ज करें अब मैं कॉलेज की एग्जांपल ले ले, मैं कहूं कि जी हमारे पास हाईली एक्सपीरियंस टीचर हैं, क्या उनको मैं अपना एसेट बना लूंगा? नहीं, मैं किसी को बाउंड तो नहीं कर सकता ना कि सारी उम्र मेरे पास ही जॉब करनी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जो ट्रेनिंग, जो एक्सपर्टीज के लिए आपका खर्चा आता है, इसको एसेट ना बुक किया करो, क्योंकि आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। फर्ज करें आप लोग मेरे एम्प्लॉई हो, आपको मैंने यूके भेजा ट्रेनिंग के ऊपर, पर हेड मेरा 10-10 लाख का खर्चा आया। आप लोग जब वापस आए, आप में से 3 लोगों ने 2 महीने बाद रिजाइन दे दिया कि जी हमने नहीं जॉब करनी। अब मैं आपको ये तो नहीं कर सकता ट्रेनिंग मैंने कराई, अब सारी उम्र मेरे पास ही काम करो। अब ट्रेनिंग का खर्चा मेरा था, बेनिफिट आप किसको जाके देंगे? अपने अगले एम्प्लॉयर को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज ट्रेनिंग कॉस्ट है ये कैपिटलाइज ना किया करो, क्योंकि इसका कंफर्म नहीं होता इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो आते भी रहना है आपको कि नहीं। नेक्स्ट, तो इसका ये एक्सपेंस होगा। कह रहा है प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 15 ईयर विद नो रेजिडुअल वैल्यू। कह रहा है 15 साल लाइफ होगी, रेजिडुअल वैल्यू 0 होगी। आगे कह रहे हैं इन अकॉर्डिंग विद IS 16 कैलकुलेट नंबर 1 कॉस्ट एट विच प्लांट वुड बी कैपिटलाइज्ड। कह रहे जरा बताओ कॉस्ट क्या होगी जिसमें प्लांट लिखोगे? तो अभी जो चीजें आपने गिनवाई हैं हम उनका जब सम करेंगे तो कॉस्ट निकल आएगी। आगे आपको कह रहे हैं डेप्शन फॉर द ईयर दिसंबर 12। कह रहे दिसंबर 12 पहले साल की डेप्शन तो निकालो। तो मई 12 में तो प्लांट रेडी फॉर यूज हुआ था, तो 1 मई से 31 दिसंबर कितना अर्सा बनता है? तो 8 महीनों की डेप्शन चार्ज होगी। ठीक है, ये डेटा देके उसने आपसे ये 2 चीजें आपसे पूछी हुई थी 8 नंबर में। कर लेंगे ये क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, अब कई स्टूडेंट ना कंफ्यूज रहते हैं जी वो मैं प्रेजेंटेशन कैसे रखूं। तो ये तो वर्किंग है, वर्किंग जैसे मर्जी करें, वर्किंग का कोई फॉर्मेट नहीं होता। फर्ज करें मेरे पास कोई 2-3 मिनट ही रह गए होते तो मैंने फिर इस तरह ही कर देना था कि जी 250 का ये खरीदा प्लस इतने का खर्चा प्लस इतने का प्लस इतने का, चलो जी आंसर आ गया।
ये भी कॉस्ट निकल आई। लेकिन अगर टाइम है थोड़ा, मार्क्स भी थोड़े ज्यादा हैं, तो फिर थोड़ी प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे दो। आप इस तरह लिखते हैं कि जी परचेज प्राइस 250, ठीक है, इसी तरह इंपोर्ट ड्यूटीज इतना, फलां चीज इतना, फलां चीज इतना, और फिर टोटल कर दें। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है, ये वर्किंग है, वर्किंग जैसे मर्जी करें, नंबर नहीं कटते होते। बस ये देख लिया करें, अगर 2-3 नंबर हैं तो बेशक आप इस तरह कर लें अगर टाइम शॉर्ट है, लेकिन अगर आप समझते हैं टाइम है तो एक आधा मिनट लगा के इस तरह थोड़ी तरतीब से लिख दें, ताकि एग्जामिनर को पता हो क्या क्या चीज आप लोगों ने ऐड की हुई है। वरना फिगर आपने लिखी 250, तो मुझे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा 250 था क्या, ठीक है। तो हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं है, आप इस तरह की प्रेजेंटेशन कर लीजिएगा कि परचेज प्राइस इतना, इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी, इंस्टॉलेशन इतनी, टेस्टिंग इतनी, और एंड उनका टोटल। और डेप्रिसिएशन आपको ने कहा इसके ऊपर 8 महीने की कंप्यूट होगी। तो ये बस आप लोगों ने इसका क्वेश्चन करना है। तो अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन 9 का बी पार्ट निकालें। जी क्वेश्चन 9 का बी पार्ट। कल आप लोगों को ना मैंने एक्सचेंज ऑफ एसेट के रूल लिखवाए थे। आपका ने कहा था नॉर्मल सर्कमस्टेंस में फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश एडजस्टमेंट, लेकिन साथ ही आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर एविडेंस मिले कि नए एसेट की फेयर वैल्यू मोर एविडेंट, मोर रिलायबल है, तो फिर उस पर रिकॉर्ड कर दो। और आपका ने कहा था अगर किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो, फिर कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश एडजस्टमेंट पे कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना उसने सारा कुछ ही टेस्ट कर लिया, लेकिन रिक्वायरमेंट उसकी कुछ और है। अभी मैं रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहा, पहले मैं जरा जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करूंगा, फिर देखूंगा उसने क्या पूछा है। अच्छा जी, अब जरा आए इसके बी पार्ट पे। कह रहे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स। कह रहे एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हुए हैं, 3 एसेट्स हैं, और कह रहे उनका डेटा दिया जा रहा है। अभी मैं पहले वाले एसेट की इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा जी। कह रहे कैश रिसीव्ड स्लैश ब्रैकेट में लिख रहे हैं पेड, मतलब जो फिगर ब्रैकेट में है वो पेड की है, जो विदाउट ब्रैकेट है वो रिसीव्ड की है। तो इसकी क्या है 1.1 रिसीव। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड या माइनस कैश रिसीव्ड। इसका ना ये फिगर क्या होगी, माइनस होनी होगी। अच्छा खैर, आगे पढ़ते हैं, मजीद डेटा क्या दे रहा है। कह रहा है एसेट गिवन अप, कह रहा है जो पुराना एसेट दिया, कह रहा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट वाज 10.3, कह रहा है 10.3 का वो एसेट था, बुक वैल्यू वाज 6.4 और उसकी बुक वैल्यू 6.4 थी। और फिर आपको कह रहे हैं एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू वाज 8.5 और कह रहा है उसकी फेयर वैल्यू 8.5 थी पुराने वाले की। नीचे आपको कह रहा है एसेट रिसीव्ड, उसकी जो फेयर वैल्यू है दैट इज 7.1, दोनों की फेयर वैल्यू दे दी। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आए, पहला पॉइंट, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। कह रहे दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबल है, तो क्या रूल लगना चाहिए? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश एडजस्टमेंट। सेकेंड वाला रूल क्यों नहीं कहा आपने? मतलब ये क्यों नहीं कहा कि जी नए एसेट की फेयर वैल्यू पे लिख लो? हाँ, उसने बताया नहीं कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर एविडेंट। आपका ने कहा था ये स्टेटमेंट आएगी तो फिर नए की फेयर वैल्यू पे लिखना है। अच्छा, इसका मतलब अभी मैं ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे नहीं जा रहा उसने क्या पूछा था, ठीक है। मैं अभी जो हमने रूल पढ़े हैं, जो स्टैंडर्ड ने बताया उसके मुताबिक कॉस्ट निकालते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट, इसका पहला एसेट। तो आप लोगों ने कहा कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस, अच्छा अब यहां पे तो रिसीव किया था ना, तो लेस कैश रिसीव्ड। ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप 8.5, क्योंकि कैश रिसीव किया था माइनस कर दिया, तो 7.4 एसेट की कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर, सेकंड वाले एसेट पे। कह रहे कैश पेड 2.1, एसेट गिवन अप की, कह रहे ओरिजिनल कॉस्ट वाज 12.4, बुक वैल्यू वाज 7.3, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू 6.6 एंड फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज 9। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकंड वाले ट्रांजैक्शन की पढ़ें। कह रहे इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव इज क्लियरली मोर एविडेंट। जी, अब क्या रूल लगेगा? अब वो जो नए एसेट की फेयर वैल्यू है ना, उसी पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब जब ट्रांजैक्शन 2 की हम बात करेंगे कि जी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना होगा, तो जो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट है वो ही आ जाएगी। तो कितना थी वो? 9। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3, कहते हैं ना कैश रिसीव किया ना कैश पे किया। कह रहे जो पुराना एसेट दिया उसकी कॉस्ट थी 14.5, उसकी बुक वैल्यू थी 3.4, उसकी फेयर वैल्यू थी 4.6, नए की फेयर वैल्यू है 4.1। अब नीचे एक्स्ट्रा डेटा पे आते हैं, तो कह रहे इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 3, फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। किसी भी एसेट की कह रहा है फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है, तो फिर बुक वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश एडजस्टमेंट। उसने कहा ना कैश लिया है ना दिया है। हाँ जी, तो इसका मतलब जब ट्रांजैक्शन 3 की आप वैल्यू निकालोगे तो ये जो कैरिंग अमाउंट कितना थी? 3.4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अभी मैंने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी थी, मैंने तो बस वो स्टैंडर्ड वाले रूल अप्लाई किए थे। अब जरा आ जाते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, ताकि उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर भी तो निकालें। जी कह रहे कंप्यूट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स
इन केस ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, कह रहे ये जो ऊपर ट्रांजैक्शन दिए गए थे ना, इन सब का गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालो। मतलब उसने ये तो हमसे पूछा ही नहीं था। तो इसलिए आपका ने कहा था कि अभी तो मैं स्टैंडर्ड के रूल अप्लाई कराने बता रहा हूं। हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा था कि नया एसेट इतने पे आता है, बट उसने ये नहीं पूछा नया कितने पे लिखोगे। वो कहता है बताओ पुराना बेच के गेन हुआ कि लॉस हुआ। अब उसके लिए जरा वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल उसकी जो रिक्वायरमेंट थी दरअसल वो क्या थी, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। अब ट्रांजैक्शन 1 का भी देखना पड़ेगा, 2 का भी और 3 का। एसेट बेच के गेन हुआ कि लॉस हुआ, इसके लिए क्या कुछ पता होना चाहिए। आपके वो एसेट बिका कितने में और उसकी वैल्यू थी कितनी। देखिए मेरा 1000 वाला एसेट मैं 1500 का बेचा हूं तो क्या रिजल्ट निकलेगा, 500 का प्रॉफिट। और अगर 1000 वाला 900 का बेचा था तो इसका ना मुझे ये दो फिगर चाहिए कि यार पुराना बिका कितने में और उसकी वैल्यू थी क्या। नेट बुक वैल्यू तो उसने तीनों की दी हुई है। जब एक्सचेंज ऑफ एसेट्स होता है तो वहां पे बजाहिर आप एसेट बेच तो नहीं रहे होते, दे के ही आ रहे होते हैं ना। यानी वहां पे ये तो नहीं है कि आप मुझे कोई 50 लाख पकड़ लो अपने पुराने एसेट के कि मैं कोई 50 लाख का बिका। तो पुराने एसेट की वजह से नए एसेट की जो पेमेंट करना होती है उसमें कमी आती है। जैसे 50 लाख का नया एसेट है, आपने मुझे कहा यार ये मेरा पुराना एसेट ले लें, मैंने कहा चलो पुराना एसेट छोड़ जाओ, साथ 30 लाख दे जाओ। तो क्या मतलब है, आपका पुराना एसेट कितने में मैंने ले लिया, 20 में। इसे कहते हैं एक्सचेंज अलाउंस, ठीक है। एक्सचेंज अलाउंस भी कहते हैं, ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हैं। अच्छा ये जरा ख्याल कीजिएगा, ट्रेड इन वैल्यू अलग चीज होती है, ट्रेड इन अलाउंस अलग चीज होती है। ये ट्रेड इन वैल्यू किसका दूसरा नाम था, रेजिडुअल वैल्यू का। स्क्रैप का दूसरा नाम ट्रेड इन वैल्यू था, लेकिन ट्रेड इन अलाउंस का मतलब एक्सचेंज अलाउंस। इसका मतलब मुझे यहां पे जो कंपैरिजन करना है, मुझे देखना है कि यार एक्सचेंज अलाउंस कितना था, और उनकी नेट बुक वैल्यू कितना था। अब नेट बुक वैल्यू तो तीनों की पता है ना, पहले वो तो लिख लें। पहले की थी 6.4, अगले की 7.3 और उससे अगले की 3.4। अच्छा अब मुझे चाहिए एक्सचेंज अलाउंस कि मेरा पुराना एसेट मुझसे कितने में लिया गया। देखिए जो नया एसेट मुझे मिला उसकी क्या वैल्यू है, 7.4 मालियत वाला आप लोगों ने मुझे एसेट दिया, साथ मुझे 1.1 भी कैश दे दिया, ये भी ले जाओ। 7.4 वाला एसेट भी दिया, 1.1 आपने मुझे कैश भी दिया। इसको ना आपने मेरा पुराना एसेट कितने में लिया, 8.5।
ठीक है, दोबारा इसको समझ लें कि आपने जो मुझे नया एसेट दिया उसकी वैल्यू क्या है 7.4। 7.4 वाला आपने मुझे एसेट पकड़ाया, साथ आपने ना मुझे 1.1 कैश भी पकड़ा दिया, ये भी ले जाओ। तो ये भी मुझे मिला, ये भी मुझे मिला अगेंस्ट माय ओल्ड एसेट। तो इसका मेरा पुराना एसेट कितने में बिका? इन दोनों का सम 8.5। 6.4 वाली चीज 8.5 में बिक गई, क्या रिजल्ट निकला? कितने का? 2.1। तो गेन हम विदाउट ब्रैकेट लिख देते हैं और लॉस को हम विद इन ब्रैकेट लिख देंगे। अब आते हैं दूसरे एसेट पे। जो दूसरा एसेट मिला उसकी वैल्यू क्या है? 9 मिलियन वाला मुझे एसेट मिला, लेकिन उसके बदले आपने मुझसे मेरा पुराना एसेट भी ले लिया और 2.1 कैश भी ले लिया। ठीक है, यानी आपने मुझे 9 मिलियन वाला एसेट पकड़ाया कि ये ले जाओ, इन रिटर्न आपने मुझे कहा 2.1 मिलियन कैश निकालो और बाकी अपना एसेट छोड़ जाना। तो आपने मेरा एसेट मुझसे कितने में ले लिया? ठीक है, इधर ही मैं इसकी वर्किंग शो कर देता हूं कि नया एसेट कितने का था? 9, लेकिन आप लोगों ने मुझसे पैसे कितने पकड़े? तो इसका 2.1 तो मैं आपको कैश पकड़ा के आया हूं, तो बाकी अमाउंट के बदले अपना एसेट पकड़ा आया हूं। तो बाकी अमाउंट कितना बनती है? 6.9। ठीक है, 9 मिलियन का नया एसेट है, आपको मैंने कहा 2.1 मिलियन मुझे कैश दे जाओ और जो बाकी पैसे बचते हैं ना उसकी जगह अपनी पुराना एसेट छोड़ जाओ। तो इसका आपका पुराना एसेट मैंने आपसे कितने में लिया? अब 7.3 वाला एसेट 6.9 में बिका, क्या रिजल्ट निकला? लॉस हो गया। कितने का? 0.4। ठीक है, मैंने दूसरे की भी वर्किंग साथ मेंशन कर दी है। अब आए आखिरी पे, जो नया एसेट मिला उसकी वैल्यू क्या है? 3.4। क्या कोई पैसे लिए या कोई दिए? नहीं। तो इसका मतलब फिर आपका एसेट कितने में लिया उसने? 3.4। तो 3.4 वाला एसेट 3.4 में ही बिका, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट तो उसकी ये थी, ये तो मैंने वैसे आपको कराया। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट को ना प्रॉब्लम आ रही है एक्सचेंज की एंट्रीज में। क्वेश्चन के अंदर वो पॉइंट डाल देता है, कई दफा वो एंट्री पूछ लेता है, तो हम इनकी एंट्रीज भी करके देख लेते हैं कि एक्सचेंज ऑफ एसेट की एंट्रीज क्या हैं। तो अब जरा पहले वाले एसेट पे आए। अच्छा देखिए, पहले एसेट के बारे में वो क्या कह रहा था, उसकी कॉस्ट क्या थी? वो जो पुराना दिया 10.3 और कह रहे उसकी बुक वैल्यू क्या थी? कितना डेप्रिशिएट हो चुका हुआ था? $10.3 वाला एसेट 6.4 का बच गया हुआ था, कितना डेप्रिशिएट हो चुका था?
3.9 जी, तो 3.9 ये उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। देखिए कैरिंग अमाउंट कैसे निकलती, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर उसकी कॉस्ट है 10.3 और नेट बुक वैल्यू है उसकी 6.4, तो कितना डेप्रिशिएट हो चुका होगा? इन दोनों फिगर का डिफरेंस ही होगा ना। अच्छा, अब हम जरा एसेट 1 की एंट्री करके देख लेते हैं। जब नया एसेट खरीदेंगे तो एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़े तो क्या करते हैं? ठीक है, एसेट डेबिट होगा न्यू वाला। अब कितने पे आपने के नया वाला एसेट रिकॉर्ड करना है? 7.4। पुराना एसेट बिक गया, एसेट कम हो तो क्या करते हैं? उसकी कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट कितना दी हुई थी ओल्ड वाले की? 10.3। अच्छा, जब पुराना एसेट बिक जाए तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो डिस्पोजल को ट्रांसफर होती है ना, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अब देखिए 10.3 वाला एसेट और उसकी बुक वैल्यू क्या थी, तो कितना डेप्रिशिएट हो चुका हुआ था? 3.9। आप लोग पैसे दे के आए थे कि रिसीव किया था? तो फिर तो कैश बड़ा होगा ना। एसेट बड़े तो क्या करते हैं? डेबिट। कितना मिला था? 1.1। अब देखिए एसेट बेच के आपने गेन निकाला है, लॉस? गेन निकाला है तो फिर एसओसीआई क्रेडिट हो जाती है। लॉस आता तो डेबिट हो जाती। देखिए डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गया। अब जरा दूसरे वाले एसेट की एक दफा खुद एंट्री ट्राई करें।
जी नया वाला एसेट आप डेबिट करोगे कितने से? 9। पुराने वाला एसेट क्रेडिट कर देंगे, उसकी कॉस्ट क्या थी? 12.4। अब उसकी क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। देखिए 12.4 कॉस्ट थी, उसकी कैरिंग अमाउंट क्या दी हुई थी उसने? 7.3। कितना डेप्रिशिएट हो चुकी थी? अच्छा उसका तो आप पर गेन हुआ लॉस, तो SOCI डेबिट हो जाएगा पॉइंट। पैसे कितने दे के आए हो आप लोग? तो जो पैसे दिए उससे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, क्रेडिट कितना था? 2.1। तो देखिए डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। अब तीसरे की भी एंट्री कर दें। जी न्यू वाला एसेट डेबिट कितने से? 3.4। पुराने वाला एसेट क्रेडिट 14.5। तो कितना डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है? $11.1। गेन लॉस तो कोई नहीं, पैसे भी लिए दिए कोई नहीं, बस ये एंट्री। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों ने यही 2 क्वेश्चन एक दफ़ा देख लेने हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे को मैं इसको रिज्यूम करूंगा। तो इसके हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कल आखिरी चीज़ मैंने एक्सचेंज डिस्कस की थी, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वगैरह भी हो गए थे वो भी। अच्छा चलिए, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो होगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पेपर में अक्सर अप्लाई होती है, रिवैल्यूएशन मॉडल वगैरह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप करके हम उसको कवर करेंगे। तो छुट्टी ना कीजिएगा, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम करेगा टॉपिक आपको। थैंक यू।